यूजीसी बिल 2026 पर पिछले कई दिनों से सामान्य संवर्ग के छात्रों और संगठनों द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था, और उसके बाद आज जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन नए आदेशों को रोक दिया गया है अग्रिम आदेशों तक के लिए, और उसके विरोध में जो SC ST और OBC वर्ग के छात्र और अधिवक्ता आंदोलन कर रहे हैं, इस संबंध में आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व प्रधानाध्यापक और जनपद के वरिष्ठतम कवि श्री श्रवण कुमार पांडे जी, जो इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं। अब आप सीधे सुनिए पांडे जी को। चैनल के माध्यम से वर्तमान परिवेश में जो भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, उस पर मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। जब मेड़ ही खेत खाने लगे, जब मेड़ ही खेत खाने लगे, तो अन्ना गौवंश को दोष देना बेकार है। समाज में विध्वंस, विच्छेदन और बेमन का जो वातावरण बन रहा है, उसके दोषी जाने या अनजाने आज की सरकार है। हम साहित्यकार लोग हैं। मेरा नाम श्रवण कुमार पांडे है। साहित्य से जुड़ा हूँ, समाज से जुड़ा हूँ। नाम से ही पता चलता है कि मैं सवर्ण वर्ग से हूँ। नहीं, शिक्षा क्षेत्र में भी रहे हैं आप। आपने कितने साल शिक्षा क्षेत्र में सर्विस किया है? शिक्षक के रूप में कितने साल सर्विस किया है? 26 साल। है ना? तो कभी आपने देखा कि बच्चों में कोई उस तरह का झगड़ा फसाद होता हो? आदरणीय शुक्ला जी, जहाँ शिक्षक के रूप में है, तो मैं आपको बता दूं, मैंने हर वर्ग के बच्चे से पानी लेकर के पिया है। जब इंटरवल होता था तो उस इंटरवल में बच्चे पहले तो घर खाना खाने जाया करते थे, बाद में MDM लागू हो गया तो वहीं खाने लगे। तो जिस दिन अगर मैं दोपहर का नाश्ता टिफ़िन नहीं लेके गया, तो उन्हीं बच्चों के साथ मैं भी खा लेता था। जिस दिन टिफ़िन लेकर के गया, लंच लेकर के गया, उस दिन ये शब्द मेरे मुँह से निकलता है, बच्चे जाओ ले आओ हम भी खा लें। तो कोई भी लड़का उठा करके ले आता था। हाँ, चाजी जाति वर्ग का रहा। कौन सा किस जाति का बच्चा है, किस वर्ग का बच्चा है, मैंने कभी नहीं देखा। तो सवाल ये है, आज कहाँ भेदभाव है शुक्ला जी? सही बात। आज होटल में जाइए, होटल में जाइए, शादियों में जाइए, बफर सिस्टम है, कोई किसी से पूछने वाला नहीं है। आखिर क्या जरूरत थी इस UGC की? अब शुक्ला जी, मैं थोड़ा सा अपनी बात अपने ढंग से कहना चाहता हूँ। आप सुनिए और साक्षी बनिए। भेदभाव खत्म करने की बात करने वाले लोग अगर भेदभाव शब्द के अर्थ को जानते होते, तो वो कभी अनर्थकारी कानून बनाने के बारे में नहीं सोचते। भेदभाव शब्द भेद एवं भाव दो शब्दों से मिलकर के बना है। स्पष्ट है कि भेद भी एक प्रकार का भाव होता है। भेद भी एक प्रकार का भाव होता है, जिसके आधार पर मनुष्य स्वयं को
जिसके आधार पर मनुष्य स्वयं को ऊंचा समझता है, दूसरे को नीचा समझता है। भेदभाव का आधार जाति, पैसा, पद, किसी भी प्रकार की हैसियत आदि कुछ भी हो सकता है। हर तरह का भाव विचारों के माध्यम से जन्म लेता है। ज्ञान की दृष्टि से विचार दो तरह के होते हैं। एक प्रकार के विचार विभिन्न प्रकार की बातों से, चीज़ों से संबंध रखते हैं। दूसरे प्रकार के विचार भाव के माध्यम से व्यक्त हो रही विषमता से संबंध रखते हैं। अनंत में विद्यमान हर चीज एक दूसरे से भिन्न भिन्न अर्थात विषम होती है। चीज़ों की विषमता के कारण इनकी विषमता विचार अनुसार कार्य, आचरण, संवाद के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। यह विषमता ही मनुष्य के भीतर एवं बाहर दोनों प्रकार के संस्कारों में विद्यमान दृष्टिगत होती है। विषमता प्राकट्य से भी किसी चीज़ की पहचान होती है। विषमता का ज्ञान न होने के कारण लोग स्वयं को दूसरों से अलग समझते हैं। यहीं से मनुष्य के मन में भेदभाव जन्म लेता है। इसी विषमता के कारण अहंकार जन्म लेता है। अहंकार ही समस्त प्रकार के भेदभाव और बुराइयों का जन्मदाता होता है। भेदभाव ही ज्ञान, अनुभव, विचार परिवर्तन का प्रवर्तक होता है। भेदभाव राजनीति, नेतागिरी, विधि, संविधान, नियम एवं व्यवस्था की विषय वस्तु नहीं होता, लेकिन ये होता सब जगह है। भेदभाव धर्म, आस्था का भी विषय वस्तु नहीं होता, लेकिन होता सब जगह है। अब वहाँ भी अमीर और जहाँ धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र और तीर्थ स्थलों की बात अगर की जाए तो अब वहाँ भी भेदभाव होता है। तीर्थ स्थलों में अमीर और गरीब के भेद से धर्म क्षेत्र भाव में बदल जाते हैं। अमीर गरीब की व्यवस्था अलग दिखती है। यदि आप के पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप घंटों लाइन में लगिए और वहीं घूमते रहिए, द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह की तरह। और अगर आपके पास धन है तो आप वहीं व्यवस्था के दलालों को 100, 200, 500 दे करके VIP दर्शन कीजिए। गर्भगृह आपके बाप का है। आखिर ये क्या है? और सरकार किस पे कानून बनाए? और मैं एक साहित्यकार के रूप में पूरे प्रदेश में, पूरे देश में घूमता हूँ और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ के प्रमुख तीर्थों में जा कर के उनके दर्शन करता हूँ और देखता हूँ। आखिर ये क्या है? एक आदमी जिसके पास अपार पैसा है, उसको उसकी सुरक्षा जरूरी है। उसका समय बचना चाहिए। जिसके पास पैसा नहीं है उसकी सुरक्षा जरूरी नहीं है। उसके समय को बर्बाद होना चाहिए। अभी आएगा हमारे फतेहपुर तांबेसुर्ग में, आप देख लेना। 12 बजे से लोग लाइन लगाएंगे और वो गए दोपहर बाद 1-2 बजे दर्शन पाएंगे। और जो बड़े बड़े लोग हैं, शहर के राजनेता हैं, राजपुरुष हैं, धनी पुरुष हैं, उनको मंदिर में व्यवस्था में लगे लोग ही तालाब की तरफ से ले जा कर के दर्शन करा देंगे। आखिर ये क्या है? भगवान के दरबार में भी भेदभाव। आखिर ये क्यों? और सरकार बनाएगी कानून किसकी? हर जगह तो भेदभाव है। दूसरी चीज, मैं आज 3-4 साल से जाता हूँ तांबेसुर मंदिर में दर्शन करने। शिवरात्रि के दिन जाता हूँ, मैं बाहर से प्रणाम करके लौट आता हूँ, क्योंकि न लाइन लगाने के पास मेरे पास समय है और न मंदिर प्रबंधन को अतिरिक्त लाभ पहुँचाने की इच्छा है। भगवान में आस्था है। भगवान सिर्फ तांबेसुर मंदिर में शिवलिंग के रूप में ही नहीं मौजूद हैं। अगर मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ भगवान हैं
और अगर मैं भगवान के लिए वहाँ गया हूँ तो भगवान को भी मेरे लिए आना पड़ेगा मंदिर से निकल करके। तो कहने का मतलब है अमीर गरीब की व्यवस्था अलग दिखती है। धन लोभ लालच के कारण किसी भी माध्यम से इनमें बदलाव संभव नहीं है। यही कारण है बड़े बड़े धार्मिक लोग या धार्मिक पदों पर बैठे हुए लोग एक दूसरों के साथ भेदभाव करते हैं, स्वयं को दूसरों से अलग समझते हैं। अधिकांश लोग अपनी हैसियत के अनुसार अलग तरह की व्यवस्था चाहते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार अलग प्रकार की सुविधा सम्मान चाहते हैं। समानता के सिद्धांत को प्रमुख तत्व मानने वाले भारतीय संविधान का इधर 65 साल में इस तरह से चीरहरण हुआ है कि संविधान चूचू का मुरब्बा होकर रह गया है। इसका दोष भारतीय संसद में सरकार के रूप में बैठे हुए हर राजनीतिक दल को है, वो कोई भी राजनीतिक दल रहा हो। हर नेता संविधान की शपथ लेके एमएलए एमपी बनता है। हाँ। और संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि व्यक्ति लिंग जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन वही जब विधायक बन जाता है, सांसद बन जाता है, तो अपने नियोक्ताओं से, अपने चुने जो लोग उनको चुनते हैं उन्हीं से भेदभाव करने लगते हैं। किसी से मिलते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं। कार्यक्रम होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, कुछ के लिए सोफा और बाकी के लिए प्लास्टिक की कुर्सियाँ, लोहे की कुर्सियाँ, और किसी के लिए कुछ नहीं, और किसी के लिए कुछ नहीं। और सोफा में भी शुक्ला जी, बीच वाले सोफा में सफ़ेद तौलिया, उस सफ़ेद उस सोफा के आगे टेबल अगर एक बार यहाँ एक विधायक जी ने, यहाँ कार्यक्रम हो रहा था श्यामलाल पार्षद में, तो किसी ने कहा कि विधायक जी झंडा गान गा दीजिए। अब विधायक जी को झंडा गान नहीं मालूम था। ये पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, सम्मानजनक हैं और समाज के धनी राजपुरुषों में गिने जाते हैं। उनके पीछे एक चमचा गया और वो पीछे से झंडा गान बोलता था, धीरे धीरे प्रॉम्प्टिंग करता था। आगे से विधायक जी उस झंडा गान को कहते थे। बाद में हमने कहा, हम कहा जब आपको झंडा गान नहीं आता तो गाने की क्या ज़रूरत थी। तो कहने रहे वो पाछे से बता दे नहीं तो हम गा दें। हम कहा जाऊँ पाछे से बता दी नहीं, बताओ तो बताइस। हम कहा उसको भी नहीं आता झंडा गान। तो सवाल ये है कि और सहयोग से वो विधायक जी श्यामलाल पार्षद की जाति के मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो उनका स्नेह मुझे मिलता है, लेकिन ये बात सत्य है। अब शुक्ला जी समानता के सिद्धांत को प्रमुख तत्व मानने वाले भारतीय संविधान का इधर 65 साल से इस तरह से चीरहरण हुआ है कि संविधान चूचू का मुरब्बा होकर रह गया। द्रौपदी की तो लाज श्री कृष्ण ने हेन केन बचा ली थी, लेकिन संविधान का चीरहरण रोकने वाला इस भारत भूमि में दूर दूर तक नजर नहीं आता। राष्ट्रवाद और सनातन धर्म के रक्षक का बहाना धारण करने वालों का भी सत्य यूजीसी लाने से खुलकर सामने आ चुका है। जिस देश में सत्ता से जुड़े लोग, व्यवस्था से जुड़े लोग, धर्म से जुड़े लोग, समाज सेवा से जुड़े लोग निजता जी रहे हों, उस देश में समानता की बात करना निरा बेवकूफ़ी की बात है। जब सत्ता ये समानता का माहौल जागृत कर रही हो तो समाज में बिखराव तो कायम ही रहेगा। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण, ताज़ा उदाहरण, इसका सबसे बढ़िया ताज़ा उदाहरण इलाहाबाद माघ मेले में शंकराचार्य और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ का आचरण व्यवहार है, जिसे लोग अपने अपने चश्मे से अपने अपने ढंग से देख और कह रहे हैं। अगर निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों के दंभ का टकराव है।
सही बात है, दोनों के दम्भ का टकराव है। दम्भ का टकराव। एक साहित्यकार के रूप में मैं सबसे, समाज से, चाहे वो सवर्ण वर्ग हो, चाहे पिछड़ी जात का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति का हो, अनुसूचित जात का हो, मैं सबसे यही कहूँगा कि अरे राष्ट्र आपका है, देश आपका है, चाहे बट कर रहो या कट कर रहो या एक हो करके रहोगे तो यही सही। माहौल को खराब करके जिए तो क्या जिए। एक कदम तुम भी चलो, एक कदम तुम भी चलो, एक कदम हम भी चलें, आस्था भरे पग धरो, इंतजार में है मंदिर में। जय भारत, जय भारती। धन्यवाद पांडे जी, आपने किस सहजता से और सरलता से बताया कि विषमता और भेदभाव कहाँ नहीं है, कहाँ नहीं दिखाई पड़ता, और सरकार इस विषमता को रोकने के लिए कहाँ कहाँ कानून का डंडा चलाएगी। जब कानून का डंडा चलाने वाली सरकार ही स्वयं भेदभाव से ग्रसित है तो वो भेदभाव रोकेगी कैसे। धन्यवाद पांडे जी। हमारे समाज में एक रिश्ता है शुक्ला जी, नर नारी और नारी का, दोनों विषम है ना, वो नर है वो मादा है, दोनों विषम है ना। लेकिन परिवार चलाने के लिए वो अपनी अपनी विषमता को पीछे करके एक हो करके रहते हैं और परिवार बनता है। आखिर हम विषमता के साथ भी समता तो स्थापित कर सकते हैं। और दूसरी बात, समाज को ज़्यादा फिक्र है, समाज को ज़्यादा फिक्र है। कोई भी गलत आरोप लगा दे किसी सवर्ण पर तो उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। अरे उसको साबित तो करने दो, पहले जांच करो, जांच में सही पाया जाए उसको फांसी दो, उसको फांसी दो। ये क्या तरीका है। अभी एक जगह हुआ, एक लड़की ने आरोप लगा दिया, बाप भागा भागा फिरा, कहीं सुनवाई नहीं हुई, अंत में 50,000 रुपया दे करके लड़के के बाप को अपनी जान बचानी पड़ी। अरे वाह, अपने ही, अरे हम किसी, आप अपने गांव में हैं और बाहर गए वहाँ लूट गए तो यही तो कहोगे कि यार बाहर गए थे वहाँ हमें लूट लिया गया और हम अपने देश में ही लूटे जाएं। जब तक सिस्टम सही नहीं होगा तब तक भेदभाव नहीं समाप्त हो सकता कानूनों से। सिस्टम सही करो। धन्यवाद पांडे जी, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। फतेहपुर हलचल आपका आभार व्यक्त करता है। आप देखते रहिए फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूँ रमेश मोहन शुक्ला।